हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 भारत की खोज ना, जो उसका चैप्टर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और चैप्टर 4 का भी पार्ट 1 हमने देख लिया है। अब ये जो है ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं। यहाँ से देखिए, ये सारा हमने देख लिया था दक्षिण भारत, और इसका भी अब यहाँ से शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, बार बार हमले और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी ना, कि किस तरीके से बाहर से काफ़ी हमले हुए जा रहे थे और एक के बाद एक राजा और साम्राज्य बदलते जा रहे थे, बट देश में शांति भी तो थी, विकास भी तो था। अब उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें बताते हैं आगे, मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200, 300 वर्ष तक कायम रहे। तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े राज्य रहे जो बहुत कई सालों तक चले। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। देशी मतलब इसी देश के थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। तो मतलब बाहर से भी जो लोग आए थे ना, वो हमारे देश की संस्कृति में रम गए, इसको ही अपना लिया उन्होंने। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता, तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। तो मतलब दो राज्यों में युद्ध हो रहा है, मगर जो नॉर्मल लाइफ है ना लोगों की, वो वैसी की वैसी ही चलती रहती थी। बहुत ही कम उसमें इंटरफेरेंस किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक थे। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थीं, बहुत ज़्यादा मतलब मारकाट मचती थी, और हमारे देश में कंपैरेटिवली यूरोप से अगर हम कंपेयर करें तो भारत में काफ़ी शांति हुआ करती थी। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेज राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अंग्रेज कहते थे कि हमने तुम्हारे देश में पहली बार शांति लाया। भाई ऐसा कुछ नहीं था, अशांति और फैलाई थी उन्होंने। तो अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। तो मतलब जब देश में अंग्रेजी शासन आया, उस समय हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो पाए, क्योंकि हमारा देश अंदर से कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा हो गया था उस समय पर। इसीलिए ही अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर पाए, वरना नहीं कर पाते। प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। मतलब जिस तरीके की सिविलाइजेशन हमारे यहाँ डेवलप हुई ना इंडिया में, उसकी जो बेस था वो क्या था, यहाँ के पीस, जो यहाँ के लोग पीसफुल थे, और सिक्योरिटी जो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। तो वेस्ट में काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस थी जो हुई और ख़त्म हो गई, और आज उनका नामो निशान नहीं है, पर भारतीय सभ्यता आज तक चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। और नेहरू जी कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था, मतलब कुम्हार की एक पूरी की पूरी फैमिली होगी, है ना, वो उसी की चीज़ का काम करेंगे, और अलग सुनार की अलग, इस टाइप से। तो इस व्यवस्था की वजह से और हमारे संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिलीज़ की वजह से हमारी सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हमेशा बनी रही। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है, और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। तो मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता है इसमें। देखिए, व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा जोर देना। यहाँ पर जो हमारे समाज में, हमारे देश में पहले जो व्यवस्था चलती थी, उसमें पूरे समाज पर, हर व्यक्ति पर, मतलब कलेक्टिवली जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक एक पर्सन को अलग अलग करके इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये समझ लीजिए कि फैमिलीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, और उससे सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो दार्शनिक है, वो कहता है इंसान को अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी आत्मा पे, अपने से क्वेश्चन पूछो और उसी से खुद से ही तुम्हें आंसर मिलेंगे, मेडिटेट करो, ये सब। तो ये जो फिलॉसफी थी हमारी, वो पूरी सोसाइटी को टारगेट नहीं करती थी, वो तो पूरी एक पर्सन को अपने निर्माण के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। बट हमारी जो सोसाइटल था,
अगर हम रेगुलर लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कभी भी एक पर्सन के बारे में बात नहीं की जाती थी। वहाँ पे तो जैसे हमारे पूरे समाज की, पूरे परिवार की, पूरे सोसाइटी की हमेशा एक साथ मिलकर के बात की है और एक साथ सबके भले की बात की है। तो इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। तो कोई ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसको कस्टम्स के साथ या फिर समय के साथ बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों, जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता दी। तो हमारे देश में क्या था ना, एक घुलने मिलने की प्रवृत्ति है। मतलब कि हम लोगों में आदत है कि हम हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। इसी की वजह से बाहर के विदेशी लोग भी हमारे देश में आकर के बसे और यहाँ पर आकर के घुल मिल गए। यही इसमें कहना चाह रहे हैं नेहरू जी। समन्वय केवल भारत के बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का मतलब होता है बैलेंस बिठाया गया। बैलेंस बिठाने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई गई। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारे देश में इस तरीके की भावना थी कि हर किसी, वही है ना कि सब अलग अलग होंगे और जब साथ में बैठेंगे तो मिलजुल करके, चाहे इंसान हो चाहे नेचर हो, हमने सबके साथ बैलेंस बनाना सीख लिया है। इस तरीके की बातें कहते हैं। राजनीतिक ढांचों के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। मतलब राजनीतिक ढांचा, जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उसमें हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट पंचायतें हुआ करती थी, जो गाँव में लगा करती थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। मतलब रूलर्स चेंज होते रहे, बड़ी जो पंचायती व्यवस्था है ना हमारे देश में, हमेशा बनी रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। मतलब ऊपर बाहर से कोई भी आ जाए, सिर्फ ऊपर से इसमें कुछ चेंजेस ला पाते थे, पर जब भीतर से जो है वो वही का वही बना रहा। राज्य सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं कर सकता था। ऊपर से तो आपको लगेगा कि राजा की बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बट एक्चुअल में जो ग्राम सभाएं हुआ करती थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी और राजा भी इनमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे। इस प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। तो मतलब समुदाय की, सोसाइटी की भी इंडिपेंडेंस और पर्सन की भी इंडिपेंडेंस बनी रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जब्त कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। तो बाहर से जो भी आया हमारे देश में, उसने भारत को कुछ दिया और भारत से उसने बहुत कुछ लिया है। जहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। तो मतलब यही है कि अगर कोई बाहर से आया और वो भारत के लोगों के साथ या भारत की संस्कृति के साथ घुला मिला नहीं, तो उसने या तो खुद को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या फिर उसने भारत के लोगों को नुकसान पहुँचाया। मतलब घुल मिल करके जो भी रहा हमारे देश में, वो अच्छे से रह पाया। भारत का प्राचीन रंगमंच क्या होता है? ड्रामा। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गत ऋग्वेद की उन रचनाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिससे एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत के नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत, नृत्य में इसने आकर ग्रहण करना आरंभ कर दिया। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने जो नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। तो इसमें हमें बताया जाता है कि हमारे देश में बहुत ही ना अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे जाते थे। ये हमें ऋग्वेद से ही पता लगता है। उसके बाद अगर हम रामायण देखें, महाभारत देखें, और अगर हम लोग कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनकी कहानियाँ देखें, तो इस तरीके के जो रंगमंच, इनके बहुत से ड्रामा पेश किए जाते हैं, है ना। आज भी जो है रामलीला होती है, तो ये ड्रामा की फॉर्म है। ये हमने कहीं बाहर से नहीं ली है, ये हमारे देश में सदियों से चली आ रही थी, हज़ारों सालों से। रंगमंच की कला पर चरित्र नाट्यशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। तो रंगमंच की कला, भाई अंग्रेज तो ना अपने को ही सबसे ज़्यादा ऊपर मानते हैं और कहते हैं कि हमने ही सब कुछ इन्वेंट किया, बट ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत कुछ पहले से ही इन्वेंट हो रखा था। तो ये लोग कहते हैं कि 3rd सेंचुरी AD, मतलब जो अंग्रेज ऐसे कहते हैं, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके 300 साल बाद से ही ड्रामा स्टार्ट हुए, बट हमारे देश में तो उससे हज़ारों सालों से पहले ड्रामास चल रहे थे।
ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुका हो और नाटकों की सर्वाधिक प्रस्तुति आम बात हो। तो इतने बड़े बड़े, इतने गजब के, इतने अच्छे अच्छे ड्रामास तभी कोई लिख सकता है या बना सकता है जब पहले उससे बहुत ज़्यादा ड्रामास लिखे गए हों और लोगों को वो पसंद आते हों। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उसमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया जाता है जो अभी तक नहीं मिले। ऐसे नाटककारों में एक था भास। तो भास एक नाटककार था जो मतलब उसके बारे में हमें अब तो बहुत ज़्यादा नहीं पता लगता है, बट तो भास जो था ना, उसमें एक राइटर थे, उन्होंने लगभग 13 जो है ड्रामास लिखे थे। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। तो अश्वघोष के सबसे पुराने हमें ड्रामास देखने को मिलते हैं। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। तो देखिए, मतलब आप देख रहे हैं कि हमारे देश के ड्रामा संस्कृत में लिखे हुए, गोबी जो डेजर्ट के जब तूफान आते थे ना, उसमें ये ड्रामास मिले हैं। तो सोचिए कितना सारा हमारा जो लिटरेचर है वो ख़त्म हो चुका होगा आज तो। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्धचरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन, तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो बुद्धचरित बहुत फेमस हो गया भारत, चीन वगैरह में। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवादित। तो सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का ट्रांसलेशन किया। बहुत ही ऑसम जो है ड्रामा है ये, या फिर नॉवल कह सकते हो। यह विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश, इटालियन और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया। गोटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की, मतलब बहुत इसकी प्रेज हुई है। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। तो ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो हैं वो किसके, विक्रमादित्य के शासनकाल के समय पर ये हुआ करते थे। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। हम उसकी नहीं बोलेंगे, देखिए इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, तो हम तो उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। तो जो ये कालिदास है, इनकी रचनाओं में मतलब इतनी प्यारी प्यारी इन्होंने मतलब ड्रामास लिखे हैं कि ये समझ में आता है कि लाइफ से कितना प्यार करते थे वो, और अपने आसपास के जो नेचर था उससे कितना प्यार करते थे। कालिदास की काफ़ी लंबी पोयम है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। मतलब 2 लवर्स हैं, तो एक लवर है जो मतलब दोनों लवर्स एक दूसरे से दूर हैं, तो एक लवर जो है वो कहता है बादलों से मेघदूत। मेघ का मतलब होता है क्लाउड्स, दूत का मतलब होता है मैसेंजर। तो वो मेघों से कहता है कि तुम मेरे मैसेंजर बन के जाओ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है या जो भी है उसको मेरा मैसेज दे के आओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो ये मेघदूत में कालिदास ने लिखा है। कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक या मृच्छकटिका, यानी कि मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। तो ये मृच्छकटिका जो है शूद्रक ने लिखा था, और ये बहुत ही मिट्टी या क्ले कार्ट इंग्लिश में बोले तो मतलब इसके काफ़ी प्यारा सा ये भी ड्रामा है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाखा दत्त का नाटक मुद्र राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक के नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। तो ये जो है ना, मुद्र राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था। ये मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा गया था। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ई में एक नया साम्राज्य कायम किया, राजा हर्ष, ठीक है, नाटककार भी था। यह राजा हर्ष खुद भी नाटक लिखा करते थे। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था, वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत, तो मतलब ये जो है ना, ये इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देता है। तो मतलब थोड़े टाइम बाद फिर
जो है उसमें गिरावट भी आने लगी। पहले बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए, फिर उसमें कमी भी आने लगी थी। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य भाषा मिली जुली है संस्कृत, और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। तो मतलब जो बोलचाल आम लोगों की भाषा में और संस्कृत में भी काफ़ी नाटक लिखे गए। उसी नाटक में प्रशिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे, जो मतलब पढ़े लिखे थे वो संस्कृत बोलते थे, और सामान्य जो थे जन समुदाय वो प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राय स्त्रियां प्राकृत ही बोला करती थी, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते थे। तो मतलब पहले ज़माने में ज़्यादातर जो राजा और इन सब के लिए ही नाटक लिखे जाते थे, उनके सामने ही परफॉर्म किए जाते थे। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुरकथाएं हैं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पुर कथाएं जो कहानियाँ प्रचलित थी, उन पर भी नाटक बना दिए जाते थे। तो वो कहानियाँ तो सबको पता होती थी, तो फिर मैटर करता था कि किस तरीके से वो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये जो संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्वता, ये जो है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।